हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएस जीएस गुरु में। दोस्तों, हम विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ रहे हैं, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, जिसमें सितंबर महीने का करंट कवर कर रहे हैं। करंट के साथ साथ स्टैटिक भी कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी में हमने 5 पार्ट अभी कंप्लीट कर लिए। कितने? 5 पार्ट। तो अभी एक मिनट सेट कर देता हूँ। अभी आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6, छठा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 6 होगा, ओके। तो उसमें क्या 6 में शुरू क्या कर रहे हैं हम? 6 में शुरू कर रहे हैं जी, हम शुरू कर, जस्ट ए मिनट, 6 पार्ट होगा, ऐसे लिख देता हूँ। तो इसमें शुरू करेंगे आज सिक्योरिटी, सुरक्षा। सुरक्षा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए, व्यू बढ़वाइए, चैनल को थोड़ा बढ़ाने में हेल्प करिए। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे रहा हूँ, देता रहूँगा, ओके। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 क्या है? सुरक्षा में भारत में साइबर अपराध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में गृह मंत्रालय पर गृह गृह मामलों पर संसदीय समिति ने साइबर अपराध प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसलिए अब अभी लाइट में है। अच्छा जी, साइबर अपराध के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं जी। क्या होते हैं साइबर अपराध? चलो, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल क्राइम रिपोर्ट क्राइम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल। अच्छा, साइबर अपराध के ऐसे किसी, देखो, ऐसे किसी भी गैर कानूनी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करके किसी अपराध को करने या उसे सुविधाजनक बनाने के लिए उपकरण या लक्ष्य के रूप में किया जाता है, होता है साइबर अपराध। समझ गए? ये परिभाषा है और ये पूछी जा सकती है मेंस में, परिभाषा के मेंस में पूछा जा सकता है, तो परिभाषा ही लिख देना, ठीक है। अच्छा, साइबर अपराध के प्रकार क्या होते हैं? मेलवेयर, रैनसमवेयर, फिशिंग, विशिंग, विशिंग मतलब वॉइस के द्वारा फिशिंग। और फिशिंग क्या होता है? मछली पकड़ना, इस तरह से आदमी को जाल में फंसा लेते हैं ना, उसको बोलते हैं। स्मिशिंग यानी एसएमएस की तरह, एसएमएस फिशिंग, स्मिशिंग, एसएमएस फिशिंग। पहचान की चोरी आदि सामान्य साइबर अपराध है। किंतु जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जा रही है, नए खतरे सामने आ रहे हैं। कैसे? डिजिटल अरेस्ट। हाँ, मैं ऐसे क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, आपने इतने ये चोरी की है, आप डिजिटल अरेस्ट किए जाते हो, नहीं तो 50,000 रुपये डाल दो, इस तरह से, है ना। क्रिप्टो जैकिंग, डीप फेक, धोखाधड़ी, यानी किसी का चेहरा बनाया, आपका चेहरा बना के, और दूसरे किसी आपके रिश्तेदार से फोटो डाल के बोलेगा कि ये अपराध, ये जो है प्रॉब्लम में चल रहे हैं, मैं आपका चेहरा लगा के, डीप फेक क्या होता है? किसी दूसरे का चेहरा लगा लेना, है ना। जब क्या सच में वो नहीं होता है, दूसरे की आइडेंटिटी चुरा के उस जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं। अच्छा, साइबर अपराध में वृद्धि के कारण क्या है? तीव्र डिजिटल परिवर्तन। अभी हाल के दिनों में देखा है, कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा हम जो है डिजिटली निर्भर हो गए हैं। यूपीआई, डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाएं बहुत ज़्यादा हम डिजिटल यूज कर रहे हैं, इसलिए जब ज़्यादा यूज होगा तो खतरे बढ़ जाएंगे। साइबर अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति, यानी सीबीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारतीय नागरिक को विदेश में तस्करी करके ले जाया गया है और बाहर ले जाके, विदेशों में ले जाके उनसे स्कैम फैक्ट्रियों में काम कराया जा रहा है, यानी साइबर अपराध कराया जा रहा है भारतीय लोगों से, ठीक है, स्कैम करके। अच्छा जी, इससे फर्जी ऐप, सेंटर, कॉल सेंटर, वसूली रैकेट, ये सब चलाए जा रहे हैं विदेशों में जाके ना। क्रिप्टो करेंसी भुगतान के माध्यम से मानव तस्करी जैसी गतिविधियां शामिल की गई हैं हाल के दिनों में, सीबीआई ने रिपोर्ट की है। साइबर अपराध की संगठित प्रकृति, मतलब देखो, साइबर साइबर क्राइम इज ए सर्विस, मतलब कास के उभरने से साइबर अपराध में प्रवेश की तकनीकी बाधाएं भी कम हो गई हैं और ये अपराध, मतलब इस तरह के ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं। अगला देखो, क्षेत्राधिकार संबंधी जो होते हैं, यानी कि साइबर अपराध को कहीं भी सीमा पार प्रकृति के होते हैं, यानी दूसरे देश में भी किया जा सकता है। अब वहाँ पे क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौती होती है, मतलब मान लो कहीं दूसरे देश से वो अपराध कर दिया, अब उसे पकड़ने के लिए या उस पर एक्शन लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। दूसरे देश के कैसे हम अतिक्रमण कर सकते हैं, दूसरे देश में कैसे जाके पकड़ सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अपराधियों को सुरक्षित आश्रय मिल जाते हैं दूसरे देश से या कहीं बाहर से, तो ये क्षेत्रीय जो संबंधित चुनौती है, क्षेत्राधिकार संबंधी, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। आपराधिक तरीकों के विकास, नए नए अपराध, नए नए तरीके अपराध, है ना। पहचान छुपाने से, बुलेट प्रूफ होस्टिंग, विकेंद्रीकरण भंडारण, मतलब ये बहुत तरह की नई नई चीज़ें आज विकसित हुई हैं, तो उससे भी ये ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा जी, अब देखो, व्यापक स्तर पर एन्क्रिप्शन, जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, सुरक्षित प्रोटोकॉल। अब देखो, कुछ जो साइबर एप्स या साइबर साइट्स हैं, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देती है, मतलब जिसने भेजा और जिसके पास गया उसी को पता है क्या आ रहा है। बीच में सरकार या सरकारी एजेंसियां उनको इंटरकोड, इनको उनको डिकोड नहीं कर सकती हैं, और उनसे क्या, उनको पढ़ नहीं सकती, समझ नहीं सकती, मतलब उनके रूल ऐसे हैं। तो इसलिए भी परेशानी आती है, सरकार उनको रोक नहीं पा रही है, इसलिए बढ़ती जा रही है। कानून विद्यमान कमियाँ,
कानून तो हैं, लेकिन उसमें लूप होल्स भी हैं, और लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं लोग। आईटी माध्यमों में जवाबदेही का अभाव, कम दंड, कमजोर शिकायत निवारण तंत्र, प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञों की कमी, ये सब कारण है, ठीक है, इनके बढ़ने के। अच्छा, इनका प्रभाव क्या है भाई? साइबर अपराध में वृद्धि हुई है तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? प्रभाव बढ़ेगा, खतरनाक पड़ेंगे भाई। आर्थिक हानि, लोगों की हानि, साथ में लोग जो है बहुत बड़े 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 मतलब यहाँ तक कि जीवन को भी खत्म कर लेते हैं, यहाँ तक कदम उठा रहे हैं, है ना। आर्थिक हानि, लोग देखो अभी एक डेटा है, वर्ष 2019 से 24 के बीच में साइबर अपराध के कारण 31,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखो कितना, तो ये आर्थिक हानि हो रही है। ठीक है, अगला देखो और क्या क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए खर्चा, देखो कई एजेंसियां महत्वपूर्ण अवसंरचना यानी सीआईआई को निशाना बनाकर किए गए रैनसमवेयर हमलों का प्रकाश डाला है, जिनका उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को ठप कर देते हैं। ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आवश्यक सेवाएं जो हैं, जो डिजिटली सेवाएं यूज की जा रही है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको खत्म कर दे, उनको रोक दे रहे हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? सेक्सटॉर्शन हुआ है, साइबर स्टॉकिंग में बढ़ी है, डीप फेक का शिकार लोग हुए हैं। अच्छा, सामाजिक अलगाव हो रहा है लोगों का, यहाँ तक कि आत्मघाती प्रवृत्ति का भी सामना करना पड़ रहा है, बताया था ना मैं भी। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा जी, विश्वास का ह्रास, अब ये सब बढ़ने से, बार बार धोखाधड़ी होने से भारत सरकार यानी सरकार पर लोगों का विश्वास कम हुआ है। डिजिटल सेवाओं पर विश्वास खो रहे हैं लोग, इसलिए डिजिटल सेवाओं को यूज करने से डर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकारी पहल क्या क्या हुई है? मजबूत कानूनी एवं विनियामक ढांचा बनाया तो है, लेकिन उतने तरह से वो काम नहीं कर रहा है। एनसीआरबी अब साइबर अपराधों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 उसके लिए बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता उसके लिए है ना। विशेष एवं स्थानीय एसएलएल, स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं, है ना, इस सब के लिए। लेकिन समस्या तो भी जस की तस बनी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं, जैसे धारा 69A, साथ में सुरक्षित आश्रय प्रावधान, धारा 70B, है ना। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्ट इन की स्थापना की गई है। एजेंसियां और संस्थागत तंत्र भी विकसित किए गए हैं, जैसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C 2020 में स्थापित किया गया। मतलब क्या है? आई और सी ऐसे 4C। तो ये क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, ये होता है I4C का मतलब। ये बनाया गया है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल बनाया गया है, यानी सर्ट इन बोलते हैं इसको। इसकी व्यवस्था की गई साइबर सुरक्षा के लिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, है ना। ये बहुत सुधार तो कुछ तो बहुत कर रही है सरकार, लेकिन उतने महत्वपूर्ण साबित नहीं हो पा रहे हैं, उतना जो है ये 100% नहीं रोक पा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण यूनियन CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, NIA, नेशनल हाँ राष्ट्रीय जांच, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, साइबर धोखाधड़ी, आतंकवाद संबंधी अपराधों को विशेष प्रभाग बनाए गए हैं। राज्यों की पहलें क्या हैं? जैसे केरल का साइबर डोम, केरल ने साइबर डोम इसी के लिए बनाया है। महाराष्ट्र साइबर प्रयोगशालाओं और फोरेंसिक सुविधाओं में अग्रणी है, इन्हीं सब के लिए। कुल मिला के काम तो हो रहा है, लेकिन उतना ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए क्या? AIML, उदाहरण के लिए NPCI की FRM प्रणाली, RBI की म्यूल हंटर, ये सब बनाए गए हैं। मेलवेयर और बॉटनेट को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MITI द्वारा CDEC और साइबर सुरक्षा केंद्र विकसित डीफेल टूल्स, ये सब किए जा रहे हैं। ब्लॉकचेन टोकनीकरण यानी ट्राई स्पैम नियंत्रण और RBI कार्ड सुरक्षा द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। कौन से? ब्लॉकचेन टोकनीकरण। अंतर एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या क्या है? देखो, यानी सहयोग पहल, हाँ, और सहयोग पोर्टल I4C सरकार, ये सब मध्यस्थ संस्थानों, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच सामग्री हटाने के लिए समन्वय मंच स्थापित किए गए हैं। मतलब जो सामग्री में प्रॉब्लम है उसको तुरंत हटाया जाए। जन जागरूकता, साइबर दोस्त, हाँ, जैसे जन जागरूकता में साइबर दोस्त RBI कहता है, जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। और स्कूलों और विश्वविद्यालयों में साइबर साक्षरता, निवेशकों के लिए देखो स्कूलों और विद्यालयों में साइबर सुरक्षा चलाई जा रही है। सेविका निवेश शिविर चलाया गया, ये सब काम तो हो रहे हैं। अच्छा, आगे की राह क्या है? अब देखो, CBI को सशक्त बनाना। संसदीय समिति, गृह मामलों की संसदीय समिति ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन की सिफारिश की है, ताकि CBI को राज्य सरकारों के सामान्य सहमति के बिना भी देश भर में साइबर अपराधों के मामलों में
जांच का अधिकार मिल जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता होगा कि अब तक 8 राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है सीबीआई की। देखो क्या होता है, सीबीआई को कोई अपराध की जांच करनी किसी राज्य में, तो कुछ राज्यों ने सीबीआई को एक सामान्य सहमति दे रखी है कि वो कभी भी आए और हमारे राज्य में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये सहमति वापस ली है। अब क्या होगा, अब ये वापस ले लिए तो अब जब भी सीबीआई किसी राज्य में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी तो उस राज्य से परमिशन लेनी पड़ेगी, और राज्य परमिशन इतना आसान से देता नहीं। बीजेपी शासित राज्य होगा तो दे देगा, और अगर दल दूसरे दल का शासित होगा तो नहीं देते हैं, दिक्कत करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। कानूनी सुधार, आईटी अधिनियम को अद्यतन किया जाए ताकि कठोर दंड, एकीकृत साइबर अपराध कानून और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, इन सब पे काम किया जाए। एआई आधारित सामग्री यानी डीप फेक, ओटीटी प्लेटफॉर्म, आयु सीमा नियंत्रण, अभिभावकीय नियंत्रण, ये सब पे काम किया है। ऑनलाइन गेमिंग को भी नियमित किया जाए, तो हो भी गया है, तो इन सब पे काम किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हाँ जी, हाँ, अच्छा, मध्यस्थ जवाबदेही, स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जाए, त्वरित कंटेंट हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सहयोग, राज्य स्तर पर साइबर अपराध समन्वय केंद्रों को सशक्त बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इकाई और 24/7 साइबर डेस्क स्थापित किए जाएं, साइबर डेस्क बनाए जाएं, कभी भी जो है प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन मिले। सीमा पार डेटा साझाकरण को तीव्र किया जाए। तकनीकी उन्नयन, इसमें क्या किया जाए, एआईएमएल आधारित खतरा खुफिया प्रणाली, ब्लॉकचेन सत्यापन, क्वांटम प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन, इन सब पे काम किया जाए। स्वदेशी ऐप स्टोर में निवेश किए जाएं। डेटा सुरक्षा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अनुरूप डेटा भंडारण किया जाए, केवाईसी किया जाए, निजता सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए। क्षमता निर्माण, पुलिस आयोजकों, न्यायपालिका और छात्रों को साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाए। फोरेंसिक प्रयोगशालाएं बढ़ाई जाएं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। जन जागरूकता, बहुभाषी जागरूकता, कई भाषाओं में जागरूकता फैलाई जाए। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएं। वित्तीय प्रभावकों, इन्फ्लुएंसर पर विनियमन लागू किए जाएं, ये सब काम किए जाएं। अच्छा, अन्य संबंधित सुर्खियां, इनसे संबंधित अन्य सुर्खियां देख लेते हैं क्या क्या है। अन्य संबंधित सुर्खियां क्या क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। कैसे, सेबी का साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन, ये है CSCRF, इसको पढ़ लेते हैं भी, इसका ये होता है, क्या मतलब होता है इसका। CSCRF का उद्देश्य नए साइबर खतरों का सामना करना, उद्योग मानकों के अनुरूप कार्य करना, कुशल ऑडिटर को सक्षम बनाना, ये सब काम है उसके। यह रूपरेखा भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड यानी सेबी द्वारा विनियमित संस्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होती है। अच्छा जी, हाल ही में सेबी ने स्पष्ट किया है कि CSCRF केवल उन प्रणालियों पर लागू होगा जो सेबी द्वारा विनियमित गतिविधि के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाती हैं। साझा अवसंरचना का भी ऑडिट किया जाए। यदि वह पहले से भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य विनियामक के दायरे में नहीं आती है तो उनका भी ऑडिट किया जाए। अब देखो थोड़ा देख लेते हैं क्या है CSCRF, देख लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। ये है CSCRF, क्या है CSCRF, देखो, सेबी साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क, ये ठीक है जी। इसका अगला टॉपिक आ जाता है, अगला कौन सा, हाँ जी, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में, ईडी के बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं। सुर्खियों में क्यों है, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों में 94% दोष सिद्ध दर्ज किए, मतलब 94% को दोष सिद्ध कराया है, और पीड़ितों के लिए 34,000 करोड़ रुपए की अधिक की वसूली में भी मदद की है, इसलिए सुर्खियों में आया। 34,000 करोड़ से ज़्यादा की है ना, और 94% को दोष सिद्ध किया है। धन शोधन से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है जी, मनी लॉन्ड्रिंग। धन शोधन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। धन शोधन का अर्थ अपराध से अर्जित धन को इस प्रकार संसाधित करना है कि उससे अवैध स्रोत को छिपाया जा सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से अपराधी स्रोत को उजागर किए बिना अपने अवैध लाभों का उपयोग कर सकता है। मतलब ये देखो, यह है धन शोधन की यानी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा। अपराध से अर्जित धन को इस प्रकार संसाधित करना कि उसके अवैध स्रोत को छिपाया जा सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से अपराधी स्रोत को उजागर किए बिना अपने अवैध लाभों का उपयोग कर सकता है। ठीक है जी। धन शोधन के 3 चरण होते हैं, क्या क्या, प्लेसमेंट, पहला होता है प्लेसमेंट, धन को अपराध के प्रत्यक्ष जुड़ाव वाले स्रोत से पृथक करता है, सबसे पहले पृथक करता है, अलग करता है। फिर लेयरिंग करता है। लेयरिंग क्या होता है, धन के स्रोत और उसकी पहचान को छिपाने के लिए कई जटिल लेन देन करता है। पहले धन को अलग करेगा, फिर कई जटिल लेन देन करेगा और इंटीग्रेशन करेगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, धन को वैध स्रोतों के प्राप्त प्रतीत कराने के लिए, मतलब धन जो है वैध स्रोतों से प्राप्त हुआ है इस तरह प्रतीत कराने के लिए अर्थव्यवस्था में पुनः शामिल कर देता है उस पैसे को, ताकि अपराधी उसे वैध आय के रूप में उपयोग कर सके। ये 3 स्टेप में होती है, ठीक है, ये 3 स्टेप में, ठीक, याद रखना। अच्छा, प्रवर्तन ईडी के बारे में देख लेते हैं। तो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है।
कब स्थापना हुई ईडी की? ईडी की स्थापना 1956 में हुई, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना। और जी ये किसके नियंत्रण में काम करता है? राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में ये काम करता है। ठीक है जी, CRF हमने समझ लिया क्या है। अगला देखते हैं, एक मिनट, हाँ एक मिनट जस्ट, चलो ठीक है, हाँ जी। अच्छा, प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख क्या होता है? निदेशक होता है। एक निदेशक होता है जिसका पद भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव से निम्न स्तर का नहीं होगा। मतलब जो इसका जो डायरेक्टर होगा ना, वो अतिरिक्त सचिव से नीचे की रैंक का नहीं होगा। यह एक बहुविषयक संगठन है जिसे धन शोधन के अपराधों और विदेशी मुद्रा संबंधी कानून के उल्लंघन की जांच करने के लिए दायित्व सौंपा जाता है। ठीक है, ये काम क्या होता है इसका? धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा संबंधी कानून के उल्लंघन की जांच के लिए दायित्व है इस पर। ठीक है, अच्छा, अब इसके कार्य क्या क्या हैं? देखते हैं एक बार इसके ईडी के कार्य। प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्य, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत ये काम करते हैं। इसमें एक आपराधिक कानून है जिसका उद्देश्य धन शोधन को रोकना है ना। अच्छा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब का? अब ये प्री के क्वेश्चन है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही। देखो, धन शोधन निवारण अधिनियम कब आया? 2002 का है ना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का है, इसके तहत काम करता है। इसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी विनिमयन ये कब का है? 18 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके इसके तहत अपनी पावर यूज करता है। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम कब आया? 1974 में, इंपॉर्टेंट है। कॉफे पोसा के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा से संबंधित, फेमा है ना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित उल्लंघनों के मामलों में निवारण निरोध प्रायोजक एजेंसी के रूप में काम करता है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है ये सब प्री के लिए। अच्छा, अगला देखते हैं, प्रवर्तन निदेशालय को कई संचालनात्मक और संरचनात्मक चुनौतियों का सामना। चुनौतियां क्या क्या हैं? तो ईडी के समक्ष चुनौतियां देख लेते हैं क्या क्या है जी। चलो, चुनौतियां तो हैं, चलो क्या क्या चुनौतियां देख लेते हैं। संचालनात्मक है, संचालनात्मक क्या बोलते हैं भैया? संचालनात्मक चुनौतियां, संचालन संबंधी मतलब संचालन संबंधी। अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण और संघीय तनाव। देखो, कभी कभी यह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और जिससे संभावित रूप से संघीय ढांचे का उल्लंघन होता है और भैया एक तरह से संघीय ढांचे पर प्रहार होने लगता है। ठीक है, राजनीतिक लक्ष्यीकरण और स्वतंत्रता का ह्रास। अच्छा, ईडी क्या है? राजनीतिक प्रभाव और पक्षपातपूर्ण प्रेरणा से आरोपों के कारण ईडी की संचालनात्मक स्वतंत्रता के संबंध में प्राय प्रश्न उठाए। मतलब राजनीतिक ये क्या है? राजनीतिक पक्षपातपूर्ण के भी इस पे जो है क्या लगे? आरोप लगे। संसाधन और जनशक्ति की कमी। अभी देखो, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 को लागू करने जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं, लेकिन 2011 से अब तक ईडी की जो कर्मियां हैं उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए इसमें ये भी एक समस्या है, जनशक्ति की कमी है। संरचनात्मक और विधिक चुनौतियां क्या क्या है देख लेते हैं। व्यापक विवेकाधीन शक्तियां, इसके पास विवेकाधीन शक्ति PMLA के तहत शक्तियां हैं इसमें, है ना, जिसमें गिरफ्तारी, संपत्तियों का स्थायी रूप से कुर्क करना, साक्ष्य का भार उलटने का अधिकार, इन ये बहुत ज़्यादा व्यापक शक्तियां हैं, इसलिए ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, ऐसे इस पर आरोप लगते हैं। न्यायिक लंबित मामले और संवैधानिक बाधाएं। देखो, कई मामले ऐसे होते हैं जो पहले से न्यायालय में लंबित हैं, तो उन पर ये एक्ट नहीं कर सकता है। साथ ही अगर मान लो PMLA में कोई मतलब इसने कोई ईडी ने कार्रवाई की और अगर मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चल गया, तो उसमें ये अपने हाथ खींचने पड़ेंगे इसको, तो ये प्रॉब्लम आती है। अंतर एजेंसी मुकदमेबाजी और संसाधन की कमी। अभियुक्त व्यक्ति अक्सर एक जटिल मुकदमेबाजी का जाल खड़ा कर देता है, जिससे ईडी पर संसाधनों का दबाव पड़ता है और मामलों में निपटारे में देरी होने लगती है, ये प्रॉब्लम आती है। उभरती तकनीकी से जुड़ी समस्याएं। अब देखो, डिजिटल और क्रिप्टो धोखाधड़ी में वृद्धि, ये क्या है? ईडी तेजी से विकसित हो रही वित्तीय अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें साइबर और क्रिप्टो संबंधित धोखाधड़ी जैसे कि पिग बुचरिंग और फैंटम हैकिंग, ये देखेंगे अभी क्या क्या होते हैं, इससे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो इसमें भी इसको दिक्कत आती है ना। फ्यूजिटिव वाला पढ़े थे ना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट, FUA। अच्छा ठीक, न्यायिक निर्णय देख ले एक बार, ईडी के न्यायिक निर्णय, ईडी संबंधित न्यायिक निर्णय क्या क्या है। तो अभिषेक बनर्जी बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामलों की जांच के लिए ईडी के राष्ट्रव्यापी अधिकार के क्षेत्र को बरकरार रखा। अगला क्या है? पंकज बंसल बनाम भारत संघ 2023 में है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के बाद ईडी अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी के आधारों के लिखित रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया। मतलब जो आप गिरफ्तारी कर रहे हो उसके आधार लिखित रूप से बताओगे। इसमें पंकज बंसल बनाम भारत संघ 2023 में, मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024, मनीष सिसोदिया दिल्ली के जो डिप्टी CM थे।
निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का लाभ उठाने के लिए अभियुक्त को अविश्वसनीय दस्तावेजों सहित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार से वंचित नहीं किया सकता। ये अभी मामले आए हैं। ओके, चलो अगला देखते हैं। अब अच्छा, इसमें क्या है? हाँ, उसी में चला था कार्यान्वयन। प्रॉब्लम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम एक और रह गया, कार्यान्वयन अंतराल, यानी कि FATF के मूल्यांकन से छोटी वित्तीय संस्थाओं, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच कार्यान्वयन में अंतराल और घरेलू राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के कमजोर परिश्रम की कीमती धातु रत्न व्यापारियों द्वारा खराब नकदी निगरानी चिन्हित किया जाना, ये सब प्रॉब्लम है इसमें। अब देखो, प्रवर्तन निदेशालय को सशक्त बनाने ईडी को सशक्त बनाने के लिए आगे की राह, मतलब क्या किया जाए जिससे ईडी को सशक्त बनाया जाए। तो देखो, न्यायिक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए, न्यायिक प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के लिए उपाय किए जाएं। साथ ही साक्ष्य आधारित जांच जो है साक्ष्यों पर आधारित हो। ठीक है, अगला, मानव संसाधन और विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विशेषज्ञ यूज किए जाएं। नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाए, वित्तीय खुफिया इकाई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के यूज किया जाए, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। ठीक है, चलो अब देखो शब्दावली को जान लें। पिग बुचरिंग क्या होता है? देखो, यह धोखाधड़ी का एक परिष्कृत रूप है जिसमें रोमांस धोखाधड़ी, है ना, निवेश धोखाधड़ी संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यह विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी निवेश को लक्षित करता है। ठीक है जी, इस धोखाधड़ी का नाम पीड़ितों पर किए जाने वाले धोखे की प्रक्रिया को दर्शाता है। पहले विश्वास दिलाकर, इसमें क्या होता है? पहले विश्वास दिलाकर अपने जाल में फंसा जाता है और फिर उनसे आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई जाती है। पहले विश्वास दिलाया जाएगा, पिग बुचरिंग मतलब पहले विश्वास दिलाएंगे फिर उनसे आर्थिक क्षति पहुंचाएंगे। ओके, अगला देखो, फैंटम हैकिंग, इससे फैंटम हैकर धोखाधड़ी भी कहा जाता है। यह तकनीकी सहायता धोखाधड़ी है। टैक्स सपोर्ट स्कैम है। क्या है? टैक्स सपोर्ट स्कैम है। अच्छा, टैक्स सपोर्ट ये क्या है? एक विकसित रूप है, ठीक है, जो विशेष रूप से सुभेद्य और वरिष्ठ नागरिकों को ये निशाना बनता है। फैंटम हैकिंग क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को और सुभेद्य लोगों को निशाना बनाता है। अभी तक सुर्खियों में क्या है? छोटी छोटी सुर्खियां भी हैं कुछ, क्या क्या है? हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी हुई है। कहाँ? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम कहाँ हुआ है? हाल ही में कोच्चि में हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी इमर्जिंग लीडर्स पर पैनल पर चर्चा हुई है। कहाँ पे? कोच्चि में हुई है। प्री का क्वेश्चन बन गया यहाँ से। कहाँ हुई है? हिंद महासागर संगोष्ठी कहाँ हुई है? कोच्चि में हुई है। यह एक, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, IONS के बारे में पढ़ते हैं। यह एक स्वैच्छिक पहल है जिसे भारतीय नौसेना ने 2008 में शुरू किया था। उद्देश्य क्या है इसका? हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना। इसका पहला संस्करण 2008 में नई दिल्ली में इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्य 25 सदस्य हैं और 9 इसके पर्यवेक्षक हैं। ठीक है जी, 25 सदस्य से 9 पर्यवेक्षक हैं। सदस्यता के लिए पात्रता क्या है भैया? ऐसा राष्ट्र या राज्य जिसकी स्थायी भूमि सीमा या सीमा है, अच्छा, स्थायी भूमि सीमा या सीमा हिंद महासागर को स्पर्श करती हो, जिसकी अपनी नौसेना या समुद्री एजेंसी हो, वो इसका सदस्य बन सकता है। ये पात्रता है। IONS की अध्यक्षता हर 2 वर्ष में किसी नए देश को सौंपी जाती है। और अब इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है, भारत 25 से 27 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है। प्री के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, 25 से 27 तक भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है। अगला देखो, विदेश, अगला टॉपिक है विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगा है? हाल ही में रक्षा मंत्री ने मोरक्को में, अब ये इंपॉर्टेंट प्री के लिए, कहाँ पे? मोरक्को में है। ठीक है, मोरक्को में भारत का पहला रक्षा निर्यात संयंत्र का उद्घाटन किया किसने? रक्षा मंत्री साहब ने। अच्छा, यह फैक्ट्री विदेश में विकसित व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म का उत्पादन करेगी। टाटा एडवांस लिमिटेड और DRDO ने मिलकर इसको डिजाइन किया है। अगला टॉपिक है व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म। ये क्या है? इसके बारे में जानते हैं। यह भारत सरकार का पहला एम्फीबियंस इन्फेंट्री व्हील्ड है। इससे बेहतर बचाव, सभी प्रकार के इलाकों में संचालन योग्य, अधिक मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उपयोग की गई महत्वपूर्ण तकनीकी क्या है इसमें इंटीग्रेटेड पावर पैक के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तैरने आगे बढ़ने की क्षमता शामिल होती है। ओके, चलो बस इसमें कुछ खास नहीं है, यही था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। एंड्रोथ क्या है जी? भारतीय नौसेना को स्वदेश में निर्मित एंटी सबमरीन, क्या है एंड्रोथ? एंटी सबमरीन, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये। प्री देखो, प्री का ही टॉपिक चल रहे हैं, है ना? क्या है ये? ASW है, क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर। तो एंड्रोथ सौंपा गया, अभी एंड्रोथ हो गया किसको? भारतीय नौसेना को। एंड्रोथ के बारे में समझ लेते हैं, क्या है भैया एंड्रोथ? यह 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट में दूसरा है। कौन सा है? दूसरे नंबर का है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कहाँ पे? ये कोलकाता, इसके द्वारा ये बनाया गया है। कौन सा? एंड्रोथ, दूसरा है। अर्नाला इस 8 में पहला था, अर्नाला पहला था और ये दूसरा है एंड्रोथ। ठीक है, इसका नाम एंड्रोथ द्वीप से लिया गया है, जो लक्षद्वीप का हिस्सा है। एंड्रोथ कहाँ है? लक्षद्वीप में, उससे लिया गया है। ये पोत डीजल इंजन वाटर जेट से
से संचालित होता है। यह अत्याधुनिक हल्के टारपीडो और स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट से भी लैस है। तो एंड्रोथ क्या है, ये क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर, क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक है जी, दूसरा। ओके, अगला देख लेते हैं। हाँ, एक्सटेंट, अब देखते हैं अगला क्या है, एक्सटेंट रेंज अटैक म्यूनिशन। क्या है जी, अमेरिका ने यूक्रेन को एक्सटेंट रेंज अटैक म्यूनिशन को आपूर्ति मतलब देने के लिए मंजूरी दे दी है। तो यही पूछ लेगा कि एक्सटेंट रेंज अटैक म्यूनिशन क्या है ये। तो अमेरिका के द्वारा दी गई एक मिसाइल है, मिसाइल। ठीक है, क्या है, एक मिसाइल है। इसके बारे में पढ़ते हैं, ERAMS के बारे में। तो हवा से प्रक्षेपित की जाने, हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली सटीक रूप से निर्देशित नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। ये मिसाइल है और कहाँ से, एयर टू सरफेस काम करती है। मारक क्षमता 240 से 450 किलोमीटर। वारहेड अपने साथ 500 पाउंड का उच्च विस्फोटक वारहेड ले जा सकती है। मजबूत बंकरों, फ्यूल डिपो, गोला बारूद को नष्ट कर सकती है। निर्देशन, यह मिसाइल GPS, इनर्शियल नेविगेशन, इन पर भी काम करती है और लगभग 10 मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्य भेदन करती है। 10 मीटर की रेंज में भी, 10 मीटर के आसपास को लक्ष्य को भेद कर देती है। ओके, चल अगला देखते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं। कुकी जो समूह के, कुकी और जो भी समूह, कुकी जो समूह के साथ शांति समझौता हुआ है अभी, है ना, कुकी जो ग्रुप के साथ पीस पैक्ट। हाल ही में, अब देख लेते हैं ना, इधर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार, देखो केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और उग्रवादी समूह कौन से, कुकी, कुकी जो, जोमी, हमार के बीच त्रिपक्षीय कौन सा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, SOO, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता किया गया है। इसका मतलब नवीनीकृत हुआ है। अभी पहले चल रहा था ये SOO, पहले से चल रहा था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, पहले से था, इसका नवीनीकृत हुआ है, नवाचार मतलब दोबारा से इसको रिन्यू किया है एक तरह से। ये लागू कब हुआ था, यह समझौता 22 अगस्त 2008 को लागू किया गया था। ठीक है जी। उद्देश्य क्या है इसका, राजनीतिक वार्ता शुरू करके दुश्मनी खत्म करना और भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए राजनीतिक समाधान खोजना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है जी। इसके साथ हुआ है केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और उग्रवादी समूह कौन, कुकी जो, जोमी, हमार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, पूर्वोत्तर भारत में अन्य जो समझौते हुए उनके बारे में देख लेते हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, है ना, सबीर देवबर्गा गुट के साथ 2019 में समझौता हुआ। बोडो समझौता 2020 में हुआ। यह समूह मार्च 2020 में भंग भी कर दिया गया। ठीक है जी। अच्छा जी। कार्बी समझौता कब हुआ, 2021 में हुआ। इसके तहत 1000 से अधिक कैडर मुख्य धारा में शामिल हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखो टॉपिक, सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास। कौन से, कुछ सैन्य अभ्यास सुर्खियों में रहे, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अभ्यास ब्राइट स्टार किसके साथ हुआ, अच्छा शुरुआत इसकी कैंप डेविड समझौते 1970 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के साथ हुई थी। प्रथम संस्करण 1980 में मिस्र में आयोजित हुआ था। विस्तार 1955 में इसके कई देशों ने भाग लेना शुरू कर दिया, 1995 में सॉरी। यह क्षेत्र तीनों सेनाओं में सबसे बड़े बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में से एक है। ठीक है, इंडिया ने भी इसमें भाग लिया है, इसलिए ये थोड़ा लाइट में आया है। मैत्री अभ्यास, मैत्री अभ्यास क्या है भैया, ये क्या है, 14वां संस्करण है, मेघालय में हुआ है। शुरुआत 2006 में हुई थी। भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक है। अच्छा जी। अर्ध शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर पर आतंकवाद रोधी अभियानों पर यह केंद्रित है। मैत्री किसके बीच, भारत और थाईलैंड के बीच। अगला अभ्यास है अभ्यास जापाड़। जापाड़ ये किसके, भारत और रूस। भारत ने रूस और बेलारूस, ये जापाड़ किसके बीच, रूस और बेलारूस के बीच होता है, लेकिन भारत भी इसमें शामिल हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा करंट में आ गया। 2025 में भारत इसमें शामिल हुआ है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। कब, 1999 में रूस और बेलारूस के बीच। अच्छा, यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। 2009 से हर 4 साल में आयोजित होता है। हर 4 साल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछ लेगा, वार्षिक है, द्विवार्षिक है, 4 साल में होता है। उद्देश्य क्या है भैया, उद्देश्य देख लेते हैं। बाहरी खतरों के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमता का आकलन करना। अभ्यास में शामिल हथियार क्या हुए, परमाणु, इंपोर्टेंट, परमाणु सक्षम हथियारों के साथ प्रशिक्षण शामिल है। इसमें रूस की हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल कहाँ की है, ये पूछ लेगा प्री में। जिरकॉन मिसाइल कहाँ की है, कहाँ की है, ये क्या है भैया, रूस की जिरकॉन। युद्ध अभ्यास, ये अगला है। भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी ने युद्ध अभ्यास 2025 के 21वें संस्करण में भाग लिया है। अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास भारत और USA के बीच होता है। ओके, 2004 से यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच प्रतिवर्ष, हर वर्ष, है ना, एनुअल होता है, हर साल होता है ना। अगला पैसिफिक रीच 2025, ये क्या है, भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित नवीनतम डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार सिंगापुर में पैसिफिक रीच अभ्यास में शामिल हुआ। मतलब पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 का सिंगापुर में हुआ और इसमें हमारा डाइविंग सपोर्ट वेसल
आईएनएस निस्तार शामिल हुआ सिंगापुर में। ठीक है, यह हर 2 साल में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय अभ्यास है और यह अभ्यास 2 मुख्य चरणों में आयोजित होता है। अच्छा जी, अगला है हाइबर फेज। हाइबर फेज विशेषज्ञों के बीच, इसमें विशेषज्ञों के बीच विचारों का आदान प्रदान यानी SMEE, चिकित्सा संगोष्ठी, क्रॉस डेक विजिट, सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम पर विस्तृत चर्चा होती है। क्या होता है भैया ये SMEE, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज होता है। ठीक, चलो जी अगला देख लेते हैं समुद्री चरण, सी फेज। इसमें समुद्र में हस्तक्षेप और बचाव अभियान शामिल होते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अभ्यास सियोम प्रहार। सियोम प्रहार, भारतीय थल सेना ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम प्रहार अभ्यास, मतलब किसने, इंडियन आर्मी ने, थल सेना ने किया, इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। उद्देश्य क्या है, युद्ध जैसी परिस्थितियों में सामरिक अभियानों में ड्रोन का उपयोग कैसे किया जाएगा, ड्रोन का उपयोग को परखना, इसका मेन उद्देश्य सियोम इंपॉर्टेंट है। सियोम प्रहार, उपयोग किए गए ड्रोन निगरानी करने वाले, युद्ध क्षेत्र की टोह करने वाले, लक्ष्य तय करने वाले, सटीक हमले करने वाले, इन सब ड्रोनों का इसमें यूज हुआ है। अगला है युद्ध अभ्यास कौशल, एक्सरसाइज युद्ध कौशल। भारतीय थल सेना ने पूर्वी हिमालय के कामेंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ किया, कामेंग क्षेत्र में। तो आज का लास्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, लास्ट टॉपिक होगा और इसी के साथ सुरक्षा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है जी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट, अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। यह अभियान कहाँ, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगट्टा पहाड़ी। अब ये पूछ लेगा प्री के लिए इंपोर्टेंट, पर कर्रेगट्टा पहाड़ी कहाँ पे, तो ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे, ये पूछ लेगा प्री में। नक्सल विरोधी अन्य अभ्यास, तो ये पूछ लेगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। और नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान क्या क्या है, मिशन संकल्प चलाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चलाता है ये भी। ऑपरेशन ग्रीन हंट ये कब चला, 2009 में, 2009 के अंत में शुरू किया गया था। ये 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में चलाया गया। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करेंगे, हमारा सिक्योरिटी भी समाप्त हो गया है। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को बताइए, शेयर करिए, थोड़ा शेयर भी करिए, लोगों को बताइएगा, है बढ़वाइए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।